नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना से देश में करोड़ों किसानों को लाभ मिला। कर्नाटका में बीएस येडियुरप्पा मंत्रिमंडल में आज 7 नए मंत्री शामिल होंगे। प्रसार भारती ने कहा, देश में आकाशवाणी का कोई भी केंद्र बंद नहीं किया जा रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.51% हुई और पूरे देश में फसलों की कटाई का त्यौहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है। केंद्र सरकार ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की इस योजना ने कल 5 साल पूरे किए। कृषि मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि 13 जनवरी 2016 को योजना की शुरुआत से अब तक 90,000 करोड़ रुपए किसानों में बांटे जा चुके हैं। फसल बीमा योजना के तहत किसानों की हिस्सेदारी से अधिक की प्रीमियम लागत केंद्र और राज्य सरकारें वहन करती हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से पहले प्रति हेक्टेयर बीमा की औसत राशि 15,100 रुपए थी, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बढ़ाकर 40,700 रुपए कर दिया गया है। एक रिपोर्ट। पिछले वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में और सुधार किया गया और इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया। राज्यों के लिए बीमा राशि को तर्क संगत बनाने के लिए इस योजना को और सरल बनाया गया, ताकि किसानों द्वारा पर्याप्त लाभ उठाया जा सके। इस योजना में साल भर में 5.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के आवेदन प्राप्त होते हैं और अब तक 90,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। आधार सीडिंग ने भी किसानों के खातों में सीधे दावा निपटान में तेजी लाने में मदद की है। वहीं कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इस योजना से 70 लाख किसानों को लाभ हुआ और 8,741 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई। केंद्र सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे संकट के समय सक्षम बनने के लिए इस योजना का लाभ उठाएं और एक आत्मनिर्भर किसान तैयार करने का समर्थन करें। मोहम्मद नसीम नकवी के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 साल पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि ये योजना किसानों को फसल कटाई के बाद भी फसल बीमा कवर देकर उनकी आय सुनिश्चित करती है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए खेती को सुगम बनाने के साथ इसे लाभदायक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के दौरान भी लगभग 70 लाख किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित हुए और उन्हें 8,741 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को निस्वार्थ और रचनात्मक योगदान के लिए राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के कंधों पर देश के भविष्य के निर्माण का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है। कल दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि हमारी राजनीति को युवाओं की आवश्यकता है और राजनीति सार्थक बदलाव का रचनात्मक माध्यम है। जब तक देश का सामान्य युवा राजनीति में नहीं आएगा, वंशवाद का ये जहर इसी तरह हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता रहे। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीति में आना जरूरी है। और ये जो लगातार हमारे युवा विभाग के द्वारा मॉक संसद के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, देश के विषयों पर युवा मित्र मिलकर के चर्चा करें, देश के युवाओं को भारत के सेंट्रल हॉल तक लाया जाए, इसके पीछे मकसद भी यही है कि देश की नई युवा पीढ़ी को हम तैयार करें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे नौजवानों के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे वे अपने सपनों के अनुसार अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। श्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य बल युवाओं को बेहतर व्यक्ति बनाना और राष्ट्र का निर्माण करना है। आज जो देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, उसका भी बहुत बड़ा फोकस बेहतर इंडिविजुअल्स के निर्माण पर है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ये पॉलिसी युवाओं की इच्छा, युवाओं के कौशल, युवाओं की समझ, युवाओं के फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अब चाहे जो सब्जेक्ट चुनिए, चाहे जो कॉम्बिनेशन चुनिए, चाहे जो स्ट्रीम चुनिए, एक कोर्स को ब्रेक देकर आप दूसरा कोर्स शुरू करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि पहले वाले कोर्स के लिए आपने जो मेहनत की थी वो बेकार हो जाएगी। आपको उतनी पढ़ाई का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आगे ले जाएगा। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा विभाग के बीच नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए एक कार्यदल के गठन का सुझाव दिया। ये कार्यदल छात्रों को स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा की तरफ जाने की सुविधा प्रदान करेगा। श्री निशंक ने नई शिक्षा नीति के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के नेतृत्व में एक समीक्षा समिति और एक कार्यान्वयन समिति के गठन का भी सुझाव दिया। श्री पोखरियाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन इस शिक्षा नीति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने वर्ष 2021-22 के दौरान इसकी स्थापना के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कर्नाटका में आज 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने बताया कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों में विधायक उमेश कट्टे, अरविंद लिम्बावली, मुरुगेश निरानी, एस अंगारा और विधान पार्षद एमटीबी नागराज, आर शंकर और सीपी योगेश्वर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आबकारी मंत्री एच नागेश से पद छोड़ने का अनुरोध किया जा रहा है। श्री येडियुरप्पा ने बताया कि मंत्रिमंडल में एक स्थान रिक्त रखा जाएगा। जुलाई 2019 में श्री येडियुरप्पा के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद से मंत्रिमंडल का ये तीसरा विस्तार होगा। अगस्त 2019 में 17 मंत्रियों को शामिल किया गया था, जबकि फरवरी 2020 में भाजपा में आए 10 नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेल सरदार पटेल की प्रतिमा वाले स्थल केवड़िया को रेल मार्ग से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए रेल संपर्क का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सड़क, हवाई और सी प्लेन के रूट से जुड़ जाने के बाद अब रेलवे मार्ग से भी जुड़ने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नर्मदा जिले के केवड़िया रेलवे स्टेशन को रेलवे ट्रैक से जोड़ने का कार्य अब पूरा हो चुका है। इसके साथ ही वाराणसी, दादर, हजरत निजामुद्दीन, रेवा और चेन्नई को केवड़िया रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को भी शताब्दी एक्सप्रेस के जरिए केवड़िया से जोड़ा जा रहा है। वडोदरा के प्रतापनगर स्टेशन और केवड़िया के बीच मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट मेमू ट्रेन चलाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार केवड़िया का रेलवे स्टेशन जल संरक्षण और सूर्य ऊर्जा प्रणाली से भी जुड़ा हुआ है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि देश में आकाशवाणी का कोई भी केंद्र बंद नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में भ्रामक खबरों को गंभीरता से लेते हुए प्रसार भारती ने कहा है कि ये खबरें आधारहीन और गलत हैं। प्रसार भारती ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी आकाशवाणी केंद्र का स्तर कम या उसे परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। आकाशवाणी केंद्र स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय विविधता के अनुरूप स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रखेंगे। प्रसार भारती ने कहा है कि वो 2021-22 के दौरान आकाशवाणी नेटवर्क को मजबूत करने की अपनी योजना के अंतर्गत देश भर में 100 से अधिक नए एफएम रेडियो ट्रांसमीटर लगाएगा। प्रसार भारती देश में डिजिटल टेरेस्ट्रियल रेडियो शुरू करने की योजना पर भी काम कर रहा है। कई शहरों और क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर इस तकनीक के माध्यम से
श्रोताओं को आकाशवाणी के कुछ चुनिंदा चैनल उपलब्ध कराए गए हैं। प्रसार भारती द्वारा एफएम रेडियो के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी विकल्प का परीक्षण अंतिम चरण में है। देश में डिजिटल एफएम रेडियो प्रसारण के मानकों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट को फर्जी बताया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 20 दिन का अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य होगा। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है और ये खबर पूरी तरह निराधार है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद केडी सिंह को धनशोधन के एक मामले में आज गिरफ्तार किया। सितंबर 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली और चंडीगढ़ में श्री सिंह से जुड़े परिसरों की तलाशी ली थी। ये तलाशी पूर्व सांसद द्वारा नियंत्रित कंपनियों से जुड़ी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना से देश में करोड़ों किसानों को लाभ मिला। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में आज 7 नए मंत्री शामिल होंगे। प्रसार भारती ने कहा, देश में आकाशवाणी का कोई भी केंद्र बंद नहीं किया जा रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.51% हुई और पूरे देश में फसलों की कटाई का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 17,817 रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 1,01,29,000 से अधिक हो गई है। इस समय केवल 2,14,507 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 15,967 नए मरीजों की पुष्टि हुई। देश में अब तक इस संक्रमण की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या लगभग 1,05,00,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय कोविड से मृत्यु दर 1.44% है, जो दुनिया में सबसे कम दरों में से है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड से 202 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक 1,51,529 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,36,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। देश भर में अब तक 18,34,00,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोविड के 331 नए रोगी मिले हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कुल मामलों की संख्या 2,90,640 हो गई है। कल 38,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। कल स्वस्थ हुए 394 लोगों को मिलाकर राज्य में अब तक ठीक होने वालों की दर लगभग 98.92% हो गई है। राज्य में अब तक 2,84,611 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3 और लोगों की मौत होने से इसकी संख्या बढ़कर 1,568 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,200 लोगों की कोविड जांच की गई, जिनमें से 29 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस समय प्रदेश में कुल 278 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 115 अस्पताल में हैं और 163 लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार शनिवार से विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।
स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वो वैक्सीन के परिवहन के लिए तैयार रहें और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी और व्यक्तिगत भागीदारी का अभ्यास करें। उन्होंने कहा कि कोविड के 2 टीकों को आपात स्थिति में उपयोग का अधिकार दिया गया है। 2 वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सिन, जिनको की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में कहा जाता है EUA, दिया गया है। हमारा जो देश का कानून है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, उसमें इसे एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस कहते हैं। ये दोनों वैक्सीन अपनी सेफ्टी और इम्यूनोजेनेसिटी को स्टैब्लिश कर चुके हैं थ्रू ए वेल प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी प्रोसेस। श्री भूषण ने कहा कि कोविड के 4 अन्य टीके भी हैं जो भारत में निर्मित किए जाएंगे और शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड टीके की 1 करोड़ 10 लाख खुराक 200 रुपए प्रति खुराक की दर से खरीदने का समझौता किया है। विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान से जुड़े आवश्यक पहलुओं के बारे में जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि जनता को सरकार द्वारा लिए हुए निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए। जनता को सरकार के लिए हुए फैसले पर भरोसा रखना चाहिए और सरकार की जो भी रेगुलेटरी एजेंसियां हैं, चाहे वो ICMR हो, चाहे वो DCGI है, या चाहे नीति आयोग है, या चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय है, इस सब ने मिलकर एक फैसला किया है और जो भी वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी वो बिल्कुल सेफ है। तो मैं जनता में इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी भारत सरकार ने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है और जो 16 जनवरी से प्रारंभ होगा, उस पर पूरा भरोसा रखें और इसमें सरकार का सहयोग करें। डॉक्टर पांडे ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं है और अखबार की जो जानकारियां हैं उनको पढ़ के एंजाइटी क्रिएट करने वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो भी जाता है तो इसीलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि वैक्सीन लेने के 30 मिनट्स के बाद भी आपको वहीं रहना है, ताकि अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आपकी मॉनिटरिंग की जा सके। और एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए काफी सरल उपाय होते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि सरकार ने वैक्सीन से जुड़ी सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। जहां तक कोल्ड चेन मेंटेन करने की बात है तो वैक्सीनेशन कोई नया कार्यक्रम नहीं है। पल्स पोलियो प्रोग्राम कई वर्षों से चल रहा है और हमने सफलतापूर्वक पोलियो का उन्मूलन भी कर लिया है। लेकिन इस वैक्सीनेशन में जो एक नई बात यह है कि कम समय में ज्यादा लोगों को टारगेट करना, और इसके लिए 2 से 3 ड्राई रन हो चुके हैं। ड्राई रन करने के पीछे सरकार की यही मंशा थी कि हम अपनी तैयारी को भांप लें और अगर तैयारी में कोई कमी है उनको मुहैया कराना, तो उसके लिए सरकार ने 2 से 3 ड्राई रन किए डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, और अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज मुंबई पहुंची। वैक्सीन की कुल 1,39,500 खुराक बृहन मुंबई नगर निगम के दक्षिणी कार्यालय में रखी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैक्सीन पहुंचने के साथ ही सर्वाधिक प्रभावित शहरों में टीकाकरण की तैयारियां जोरों पर है। मुंबई वासियों को जिस महामारी का अभूतपूर्व प्रकोप सहना पड़ा, उस महामारी से छुटकारा देने वाला टीकाकरण इस हफ्ते शुरू हो जाएगा। हालांकि आम नागरिकों को इसके लिए कुछ और दिन प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन इस महामारी का जिन्होंने धैर्य के साथ सामना किया और इस संकट की घड़ी में मुंबई के लोगों की सेवा की, उन कोरोना योद्धाओं को ये महत्वपूर्ण रक्षा कवच जल्द ही मिलेगा और इससे उनका हौसला और बढ़ सकता है। आज सुबह 5:30 बजे ये टीके एक विशेष वाहन से कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई में दाखिल हुए और बीएमसी प्रशासन ने इस कंसाइनमेंट का स्वागत किया। मुंबई के F साउथ वार्ड के कार्यालय में इन्हें रखा गया है और यहां से शहर के विभिन्न नामांकित टीकाकरण केंद्र पर उन्हें भेजा जाएगा। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि 16 तारीख से शुरू होने वाले टीकाकरण मुहिम के लिए सभी प्रकार की तैयारी पूरी गति से शुरू है और सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कोविन ऐप पर 7,84,000 से भी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीकरण किया है और कल मध्यरात्रि तक जिनका पंजीकरण हुआ है उन कर्मियों को टीके लगवाए जाएंगे। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में बर्ड फ्लू की पहले ही पुष्टि की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब झाबुआ जिले के कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गों में भी ये संक्रमण पाया गया है।
झाबुआ जिले के ग्राम रूड़ीपाड़ा में कड़कनाथ मुर्गी में H5N1 वायरस की पुष्टि हुई है। झाबुआ जिला प्रशासन भारत सरकार के बर्ड फ्लू एक्शन प्लान 2021 के अनुसार निस्तारण और प्रभावित स्थल को सैनिटाइज करने की कार्यवाही कर रहा है। प्रभावित स्थल से 1 किलोमीटर की परिधि को संक्रमित क्षेत्र मानते हुए निस्तारण की कार्यवाही, वहीं 1 से 9 किलोमीटर की परिधि को सर्विलांस जोन मानते हुए सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है। संक्रमित क्षेत्र में अगले 3 माह तक कुक्कुट और कुक्कुट उत्पाद परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश में अब तक 19 जिलों में बर्ड फ्लू पाया गया है। प्रदेश के 42 जिलों से लगभग 2100 कौवों और जंगली पक्षियों की मृत्यु की सूचना मिली है। विभिन्न जिलों से 386 सैंपल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल को जांच के लिए भेजे गए हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमारात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस ज्ञापन से दोनों देशों के बीच मौसम विज्ञान, भूकंपीय और महासागरीय सेवाओं से संबंधित जानकारी को साझा करने में मदद मिलेगी। ये ज्ञापन वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान, विशेष क्षमताओं के विकास में आपसी सहयोग और सुनामी के अधिक विश्वसनीय पूर्वानुमानों के लिए भी सुविधा प्रदान करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समूचे देश में फसलों की कटाई का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि ये त्योहार हमारे समाज में प्रेम, स्नेह और सौहार्द के बंधन को सुदृढ़ करते हुए देश में समृद्धि और प्रसन्नता बढ़ाएंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार अच्छी फसल और समृद्धि के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने सभी के लिए खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। पंजाब में नई फसल का ये त्योहार भुट्टे के भुने हुए दाने और गन्ने के रस के खीर के साथ मनाया जाता है। गुड़ और गज्जक जैसे गन्ने के उत्पाद लोहड़ी के उत्सव का मुख्य आकर्षण होते हैं। शाम को ठंड के दिनों को अलविदा कहने के लिए अलाव जलाया जाता है। एक रिपोर्ट। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लोहड़ी का त्योहार पूरे उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट व हुशियारपुर जिलों में परंपरा अनुसार सुबह से बच्चे पतंगबाजी में मशगूल हैं। बाजारों में भी रौनक है। लोग मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक आदि की खरीदारी कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर शाम को लोहड़ी जलाने के लिए घर घर जाकर दुल्हा भट्टी के गीत गाकर लोहड़ी भी मांगी जा रही है। ढोल की थाप पर भंगड़ा डालते नौजवान भी देखे जा रहे हैं। कई संस्थाओं द्वारा कन्याओं की लोहड़ी भी मनाई जा रही है ताकि वे लोगों को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा सके। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उपराज्यपाल ने कहा कि लोहड़ी का त्योहार लोगों और किसानों के लिए गर्मजोशी और खुशहाली लाता है। उन्होंने कल मनाए जाने वाले मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं लोगों को दी। उन्होंने कहा कि ये त्योहार नई आशाओं के साथ सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। तेलंगाना में मकर संक्रांति का उत्सव आज भोगी के परंपरागत आयोजन के साथ शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फसल कटाई के बाद 3 दिन का ये उत्सव राज्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि उनका विभाग उद्योगों के लिए बिजली की दरों को कम करने के सभी प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि ये तभी संभव होगा जब इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाए। वे कल मुंबई में उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि ऊर्जा विभाग ने बिजली दरों को कम करने का संकल्प लिया है और इस बारे में अगले 4 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्रॉस सब्सिडी की नीति को बदलने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में बिजली की दर बढ़ जाती है।
उन्होंने कहा कि राज्य को क्रॉस सब्सिडी का बोझ उठाना चाहिए और अगले बजट में इस संबंध में प्रावधान किए जाएंगे। केरल देश का 8वां राज्य बन गया है जिसने वित्त मंत्रालय द्वारा व्यापार सुगमता से जुड़े सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है। इसके साथ ही राज्य ने खुले बाजार से कर्ज लेने के लिए 2,373 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था की है। केरल के अलावा 7 अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी इन सुधारों को लागू कर दिया है। व्यापार सुगमता के लिए इन सुधारों को लागू करने के बाद इन 8 राज्यों को 23,149 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की स्वीकृति दी गई है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश के सशस्त्र बलों का 122 सदस्यीय दल ढाका से दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये भारत के इतिहास में तीसरी बार है जब किसी विदेशी सैन्य टुकड़े को दिल्ली में 26 जनवरी परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इस वर्ष बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस दल के अधिकांश सैनिक बांग्लादेश सेना के उन प्रतिष्ठित रेजिमेंट से आते हैं जिन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नाम एक नई उपलब्धि दर्ज होने जा रही है। रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध वाराणसी से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वस्त्रों का निर्यात किया जाएगा। जापान की रिटेलर कंपनी यूनिक्लो कपड़ों के कच्चे माल को भारी मात्रा में खरीदने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट। बनारसी लंगड़ा और दशहरी आम के साथ ही गाजीपुर की मटर, मिर्च और चंदौली के काले चावल का स्वाद दुनिया भर में पहुंचाने के बाद अब काशी के कपड़े की चमक भी विदेशी कंपनियों को लुभा रही है। जापानी कंपनी यूनिक्लो ने वाराणसी से कपड़े की खरीद करने का फैसला किया है और जल्दी ही कंपनी के प्रतिनिधि वाराणसी पहुंचकर स्थानीय बुनकरों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के सहयोग से वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कल इस बहुराष्ट्रीय कंपनी को वाराणसी के कपड़े की गुणवत्ता, दाम और डिजाइन को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया। जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनिक्लो वाराणसी से कच्चे माल के तौर पर कपड़ा खरीदेगी और गुजरात में फैक्ट्री स्थापित करके इससे कपड़े तैयार करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस प्रेजेंटेशन में नेशनल फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के संयुक्त निदेशक, बुनकर सेवा केंद्र के निदेशक और बुनकरों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी में सुबह घना कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहेगा। मुंबई में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने के आसार हैं। चेन्नई में आमतौर पर हल्की वर्षा के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 29 डिग्री की संभावना है। कोलकाता में सुबह धुंध छाई रही, बाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहेगा। श्रीनगर मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा और अधिकतम 6 डिग्री रहने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। लेह में मुख्य रूप से आसमान साफ होगा। न्यूनतम तापमान 0 से 14 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 0 से 1 डिग्री कम रहने की संभावना है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा और अधिकतम 11 डिग्री रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रहेगा। पटना में सुबह धुंध छाई रही और बाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस था जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री के आसपास होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना से देश में करोड़ों किसानों को लाभ मिला। कर्नाटका में बीएस येडियुरप्पा मंत्रिमंडल में आज 7 नए मंत्री शामिल होंगे। प्रसार भारती ने कहा, देश में आकाशवाणी का कोई भी केंद्र बंद नहीं किया जा रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.51% हुए और पूरे देश में फसलों की कटाई का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।